हाँ स्टूडेंट्स, इसमें अपन पार्ट 3 देखते हैं, भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका अपने विस्तार है। ओके, भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो एक तो बेसिक क्वेश्चन यही आएगा जैसे कि भाग 3 का संबंध किससे है, तो भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है, या मौलिक अधिकार का संबंध किस भाग से है, संविधान के भाग 3 से। ठीक है, तो अपन एक बार बेसिक देखते हैं, फिर इसको माइक्रो के रूप में और देखेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार को अपन इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स, FR। ठीक है ना, मौलिक अधिकार, ये अधिकार मौलिक हैं। ठीक है ना, मौलिक है मतलब बिल्कुल फंडामेंटल है ये। तो इससे फंडामेंटल या मौलिक से वर्ड से समझो क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सर्वांगीण ये वर्ड अपन को याद रखना है, इसका मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, उसका चौमुखी विकास, चौमुखी विकास व्यक्ति अपना कर पाए, इसके लिए ये अधिकार उसके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सर्वांगीण ये वर्ड याद रखना अपन को, सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये अधिकार राष्ट्र की मौलिक विधि, ठीक है ना, मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब संविधान में इन अधिकारों का उल्लेख होता है, जैसे भाग 3 में अपने भारतीय संविधान में, भाग 3 में ऐसे। तो भाग 3 में उल्लेखित जितने भी अपने मौलिक अधिकार हैं, जैसे 6 हैं, मूल रूप से 7 थे, अभी देखेंगे आगे, तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जो भाग 3 में वर्णित है ना, वो ही सिर्फ मौलिक अधिकार है। ठीक है, यूं इन अधिकारों में सामान्य विधि से संशोधन नहीं किया जा सकता, इनमें परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा ही इनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, मौलिक अधिकारों में, जबकि जो न्यायिक अधिकार अपने होते हैं, लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार, उनमें बगैर संविधान संशोधन के भी संशोधन किया जा सकता है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, फिर क्या, मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, अर्थात देश का कानून इन अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, यह है, एक सेकंड में इसको, यह उत्तरदायी, उत्तरदायित्व। ठीक है ना, यह उत्तरदायित्व, यह उत्तरदायित्व, एक, हाँ, यह उत्तरदायित्व, इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड। यह उत्तरदायित्व न्यायपालिका का होता है, मतलब क्या, मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, अर्थात देश का कानून इन अधिकारों की रक्षा करता है। यह उत्तरदायित्व न्यायपालिका का होता है, भी अनुच्छेद 32 के तहत अपन देखेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये वाद योग्य है ना, न्याय योग्य है, मतलब इनका अगर उल्लंघन होता है तो अपन कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं इनके इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था कि प्रस्तावना जो है वो न्याय योग्य नहीं होती, जबकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं। ठीक है, ये अपन को समझ के चलना है। फिर क्या है, भारतीय संविधान, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, ये इसी करने नोट्स में आपको दिक्कत नहीं करेगा। भार है, भार है, भार है, एक, ये दिक्कत हो रही है इसमें, भार है ना, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय सं- भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है ना, ये अपन जैसे बोरोबैक्स देखेंगे कि कहाँ से अपन ने क्या फीचर ली है। ठीक है, ये एक साथ आ जाएंगे, पहले एक बार आप भी जैसे पार्ट पार्ट वाइज अपन पढ़ते जाते हैं, फिर मैं टेबल में वो समझा दूंगा आपको बोरोबैक्स। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित है, वो अपन ने कहाँ से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है ना, मौलिक अधिकार सिर्फ भाग 3 में वर्णित है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो यूएसए से, यूएसए के संविधान से अपन ने ली है। फिर क्या देखो, 1931 का कराची अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ने कांग्रेस मतलब कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा कि कौन से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी, तो 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक है, फिर मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। फिर संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, अधिकार पत्र ये होता है कि जो व्यक्तियों को सशक्त बनाता, संबल बनाता हो।
ठीक है ना। तो ये अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मौलिक अधिकारों के बारे में अपन को ध्यान में रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मेंस में बहुत काम आती है सारी चीजें। ठीक है ना, कि सीधा मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, ये तो इंटरव्यू में पूछते हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो सर्वांगीण वर्ड वर्ड इसके अंदर अपन को ध्यान में रखना है, चौमुखी विकास। फिर वाद योग्य होते हैं, है ना। इससे पहले मतलब क्या लिखा, ये संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा इनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना, मूल ढांचे का हिस्सा है ये केशवानंद भारती के तहत। ठीक है, केशवानंद भारती के तहत ये कहा गया मूल ढांचे में, ये लिखा गया कि केशवानंद भारती ने ये कहा कि मूल ढांचे में संविधान, मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। नहीं होने से मतलब है कि नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता, इनमें सकारात्मक संशोधन इन मूल अधिकारों में हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, केशवानंद भारती तो 73 का है। ठीक है, फिर जैसे इसमें संशोधन हुआ है अपने संपत्ति का अधिकार हटा 78 में, केशवानंद भारती करीबन 5 साल बाद, तो अपन ने तो हटा दिया। फिर आप कह रहे हो सर नकारात्मक कैसे हो सकता है, नकारात्मक तो हटाना तो हो ही नहीं सकता इसमें संशोधन मौलिक अधिकार। तो वो नकारात्मक इस संदर्भ में था कि तो कि संपत्ति का अधिकार भारत के विकास को रोकता था, है ना। आपके घर के बीच में से रोड जा रही है, आपके घर को हटाना है, जबकि रोड अर्थव्यवस्था के या देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो अपन पहुंच जाते थे कोर्ट के अंदर कि मेरा संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, तो वो फिर ये ऐसे विकास परियोजनाओं से बाधित हो रही थी। तो इसलिए फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो वो हटाने से ऐसा नहीं कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा संविधान पे, उससे संविधान या देश और मजबूत हुआ है। तो सिर्फ आप ये मत समझो हटाने से अपन नकारात्मक समझे, नो, उसकी भावना को समझो। हटाने से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा देश से, देश के ऊपर, संविधान के ऊपर। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि आज भी मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन वो सकारात्मक होना चाहिए। मतलब इनका अधिकार, मतलब इनको वृद्धिकरण करने वाला होना चाहिए मौलिक अधिकारों को। ठीक है ना, इनकी भावनाओं को वृद्धि करने वाला वो होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो बेसिक इस बुक्स में सब में ये लिखा हुआ है कि केशवानंद भारती ये कहता है कि मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। मौलिक ढांचे में भैया संशोधन हो सकता है, देख लो। 73 में कहा था केशवानंद भारती ने बेसिक ढांचे का सिद्धांत। जबकि अपन देखते हैं कि 42 संविधान संशोधन 76 से इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में सब जोड़े, जबकि प्रस्तावना मूल ढांचे का हिस्सा थी, होना ही नहीं चाहिए था, संशोधन हुआ है, लेकिन प्रस्तावना को मजबूत किया गया, विस्तार हुआ। फिर 78 के अंदर संपत्ति का अधिकार कैसे हटा दिया आपने, अगर बेसिक ढांचा 5 साल पहले केशवानंद भारती बोल चुके हैं तो उससे संविधान पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इस तरह के संविधान संशोधन आज की तारीख में भी किए जा सकते हैं, 2020 में भी, 21वीं शताब्दी में भी किए जा सकते हैं, समझ रहे हो, यूं। लेकिन उससे संविधान के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ना चाहिए, सकारात्मक। यह है मेन समझने वाला बिंदु। ठीक है, आप सिर्फ ये मत रट के बैठो कि नहीं नहीं मूल ढांचे का हिस्सा, उसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता, वो आधा अधूरा ज्ञान है प्यारे। तो मेरे पास आके तो पूरा ज्ञान ही मिलेगा ना, ऐसे। गुड, चलो कोई बात नहीं। आओ फिर आगे देखते हैं अपन, ये फिर आगे देखते हैं हम मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। ठीक है, मेंस की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना जरूरी है। मौलिक अधिकारों का महत्व, यह लोकतंत्र के आधार तत्व है। ठीक है ना, व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास आ गया, सर्वांगीण विकास एवं प्रगति के लिए मौलिक अधिकार अनिवार्य है, वो सर्वांगीण। इन अधिकारों के बिना सच्चे प्रजातंत्र के सिद्धांत लागू नहीं हो सकते। व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा का अस्तित्व प्रभावी नहीं होता। अब ये जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, अच्छा मौलिक अधिकार पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा ये कैसे जरूरी है सर्वांगीण विकास के लिए। सेकंड बिंदु, मौलिक अधिकार व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है ना, है, करते हैं। ठीक है ना, मतलब कैसे कि मेरे को मेरा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वोट डालना भी एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, यूं इम्प्लाइड है। तो वोट डालने का अधिकार हालांकि मौलिक अधिकार नहीं है अपना, वो कानूनी विधिक अधिकार है अपना, मौलिक अधिकार नहीं है वोट डालने का, लेकिन वो एक्सप्रेशन है एक। ठीक है, जिससे व्यक्ति की, जैसे अपन मीडिया में कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो वाक अभिव्यक्ति है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आएगा भी। जिससे व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं या राजनीतिक, थोड़ा राजनीतिक को सही कर देते हैं एक बार निकल, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं ना, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक,
नैतिक होता है, नैतिक नीतिक होता है, नीतिक होता है, राजनीतिक, राजनीतिक है ना। राजनीतिक उद्देश्यों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित होता है, मतलब व्यक्ति की आकांक्षाओं एवं राजनीतिक राजनीतिक उद्देश्यों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित होता है, मतलब राजनीति क्या करना चाहती है और व्यक्ति क्या चाहते हैं देश मतलब उनके लिए, उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब व्यक्ति की आकांक्षाओं और राजनीतिक उद्देश्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्ति एवं समुदाय विशेष के शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि राजनीतिक चेतना को जागृत करने में वह अधिक सहायक होते हैं। ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध ये व्यक्ति और समुदाय को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब है ना, ये यहाँ से हटा भी सकते हो ये, क्योंकि राजनीतिक चेतना ये कोई ऐसा इसके अंदर नहीं है, वो इसमें आ गया। ये ओहो, ओहो, ओहो। ठीक है ना, शोषण से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये चीज में अपने को ध्यान रखनी है। ओके, ये हैंड टू हैंड में करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको पीडीएफ मिले तो अपडेटेड मिले। ओके, ठीक है ना। आप में से कोई जैसे व्यक्ति ऐसा वीडियो देख रहा है जो अभी नहीं है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऊपर इस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वो फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप मेंबर अपने बन सकते हैं। चलो आ जाओ, तो ये हो गया अपने मौलिक अधिकारों का महत्व। ओके, तो इसमें अपन को ध्यान रखना है सर्वांगीण विकास सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर अपन पढ़ते हैं भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार। ठीक है ना, संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन कैसे है ये देखते हैं। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को, ठीक है ना, ये नागरिक वर्ड यहाँ आ रहा है, वैसे अपन देखेंगे कि कुछ अधिकार अपने विदेशियों को भी दिए हुए हैं। भाई नागरिकों को तो सारे ही हैं, है ना, विदेशियों को भी कुछ अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अपन देखेंगे अनुच्छेद 19 के तहत जितनी भी स्वतंत्रताएं है ना, वो सिर्फ नागरिकों को है, वो विदेशियों को नहीं है। आएगा अभी देखेंगे अपन, है ना। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के भाग 3 में, मतलब भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, मतलब मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? 7। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978, है ना, 1978 के अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में। ठीक है, उस समय सेंटर में सरकार किस दल की थी? जनता पार्टी, है ना। भारतीय जनता पार्टी नहीं, उस समय तो अस्तित्व में नहीं था भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ जनता पार्टी। और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अपने मोरारजी देसाई। ठीक है ना, मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संशोधन किया। ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी थी, और उसके 2 साल बाद मोरारजी देसाई आए। 77 में चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी, देखेंगे अपन भाग 5 में। 44वें संविधान संशोधन 78 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया तथा इसे अब केवल एक कानूनी अधिकार 300 क मतलब आर्टिकल 300A के तहत इसको सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी देखेंगे आगे। इस प्रकार वर्तमान में निम्नलिखित 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। ठीक है, 6 अधिकार कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार के रूप में आज अपने पास, देखते हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकार 6 हो गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता मतलब समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संस्कृति एंड शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड संवैधानिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इनका क्रम याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले समानता, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता, और उसके बाद शोषण। तो देखो ये 3 तो सह के ही रूप है ना। ठीक है, एक जैसे एक अपन सह बोलते हैं, ये सह सड़क वाला दंते हो गया, फिर इसका आधा से, और ये शय है जैसे अपने ये अपने उसमें ऊष्मा में आ जाता है जैसे। ठीक है ना, तो ये स आधा से और श स स श,
ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये तीन तो ये सही हो गए, समानता, स्वतंत्रता और शोषण। ठीक है, फिर ये धस याद रखना है वैसे अपन को, ध, स और स। ध से तो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, स से संस्कृति, और फिर से संवैधानिक उपचार। तो सस धस ऐसे याद रखना है, स श, फिर ध स। ठीक है, फिर इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे अपन इसको, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, EFE हो गया। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिर्फ आर याद रखना है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, EFERCC, है ना, RCC तो याद रह जाएगा, रोड कंक्रीट सीमेंट, ठीक है, छत। और EFE वैसे याद रह जाएगा, EFERCC। ओके, स ध स, यूं याद रखना है इनको। ठीक है, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृत और संवैधानिक उपचार। ओके, मतलब इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन, कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, अब फिर अगली बारी आती है इनके, ये कौन कौन से इनसे रिलेटेड आर्टिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं अपन एक एक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राइट टू इक्वलिटी जो है, समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पहले मौलिक अधिकार के तहत ये से गवर्न होते हैं, 14 से 18, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जाता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, दो ही है इसके अंदर। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके तहत 25 से 28 तक है इसके अंदर। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 और 30। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अंदर एक ही आर्टिकल, आर्टिकल 32। ठीक है ना, ऐसे अपन को ये ध्यान रखना है। और वैसे ये जैसे जो पूरा अपन ने देखा था भाग 3 है, ये 12 से लेके जैसे 35 तक अनुच्छेद तक जाता है। तो 33, 34, 35, 33, 34, 35, 3 आर्टिकल हो रहे हैं, वो अपन इस चैप्टर के एंड में देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे ये 6 अपने मौलिक अधिकार है, इनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, फिर 25 से 28, फिर 29, 30 और फिर 32। इनकी ये जो क्लबिंग है ना, जो समूहकरण है, समूह, इनको समूह में अपन ने बांध रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन है। मतलब ये देख लो कि 40% क्वेश्चन तो सिर्फ इस टेबल से ही है अपने पूरे सार्थक फैक्ट्स में, जैसे अपन देखेंगे, है कि नहीं है। तो इसे एक दो बार रिवाइज करो ठंडे दिमाग से, ऑटोमेटिक फिट होएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो समय देने पे नहीं खुले दिमाग में। दिक्कत क्या होती है, अपन समय देते नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, याद हो गया 1 मिनट में, ऐसे प्यारे याद नहीं होगा 1 मिनट में, समय दो, पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन, तब है। ओके, ये चीज़ इसके अंदर है। ठीक, अब अपन जैसे एक एक आर्टिकल पे इसमें अपन देखते हैं कैसे क्या इसके अंदर चीज़ें आएगा। ये एक थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 के अंदर है, 12 से 35। जबकि अभी अपन ने पढ़ा कि समानता का जो अधिकार है सर, वो तो अनुच्छेद 14 से चालू हो रहा है, और छठा जो मौलिक अधिकार है वो 35 पे खत्म हो जाता है, 32 पे, है ना, संवैधानिक उपचार वाला। तो आपने बताया कि सर ये चैप्टर तो 12 से शुरू हो रहा है, अनुच्छेद 12 से, और 35 पे खत्म हो रहा है। मतलब 12 से शुरू हो रहा है और 35 पे खत्म हो रहा है। तो कहने का मतलब 14 से पहले भी अनुच्छेद है 12 और 13, और 32 के बाद भी अनुच्छेद है 33, 34, 35, वो अपन को देखने जरूरी है। तो इस क्रम में सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 12 और 13, 12 एंड 13, वो क्या कहते हैं, वो अपन समझते हैं, देखते हैं, जिससे कि अपनी समझ में और वृद्धि होए। काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 12। ठीक है ना, आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट की परिभाषा देता है। अपन ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब अपन बोलते हैं कि राज्य व्यवस्था करेगा, स्टेट विल मेक प्रोविजन रिगार्डिंग ऑल दी सेटलमेंट्स इन दी कंट्री। ठीक है ना, राज्य व्यवस्था करेगा। तो ये राज्य होता क्या है, तो पहली बात तो समझो आप, ये राज्य वो नहीं है, राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य, ये वो नहीं है, ये स्टेट है। ठीक है ना, द स्टेट जिसको अपन बोलते हैं, ये वो स्टेट है, द स्टेट। ठीक है, परिभाषा में जैसे आप बेर एक्टिविटी से अपन जैसे देखते हैं, तो मैं आपको एक चीज के अंदर बताता हूँ, आप उसको और गौर करना जब आप पढ़ो बेर एक्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, यहाँ जो स्टेट जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे अपन जो राजस्थान स्टेट बोलते हैं ना, राजस्थान स्टेट,
ठीक है। राजस्थान स्टेट, राजस्थान राज्य, उसको राजस्थान के लिए, राजस्थान राज्य जिसको अपन बोलते हैं राजस्थान, उसको अपन नॉर्मल स्टेट लिखते हैं, STAT। ठीक है ना। लेकिन जब अपन बोलते हैं कि जैसे राज्य व्यवस्था करेगा, ठीक है ना, सरकार के लिए जो बड़ा था राज, है ना, जैसे राज की नौकरी, सरकारी नौकरी, राज की नौकरी, है ना, स्टेट की नौकरी। तो स्टेट जब अपन लिखते हैं ना इस राज्य के लिए, तो इस राज्य के लिए इंग्लिश में वर्ड लिखा जाता है द स्टेट। ठीक है ना, मतलब द वर्ड लग जाता है। ठीक है। तो ये पूरे सरकार को ये संबोधित करता है राज्य शब्द। और जब एक पर्टिकुलर राजस्थान विशेष राज्य की बात करते हैं अपन, तो उसको हिंदी में अपन, सॉरी इंग्लिश में अपन सिर्फ ओनली स्टेट लिखते हैं, है ना। हिंदी में तो दोनों को राज्य राज्य ही लिखा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में काफी फर्क हो जाता है ऐसे। तो देखो ये राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा, तो एक बेसिक यही क्वेश्चन आता है कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अब राज्य की क्या परिभाषा है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, मतलब केंद्र सरकार, संसद, ठीक है ना, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रत्येक राज्य की सरकार, जैसे अपन देखते हैं प्रत्येक राज्य की सरकार, वह स्थानीय, मतलब स्थानीय में शहरी निकाय आ जाते हैं, स्वशासन निकाय, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, और ग्रामीण जो शहरी निकाय है वो भी इसमें, ग्रामीण जो अपने स्वशासी निकाय है, ग्रामीण स्वशासी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें अपने 3 स्ट्रक्चर में, पंचायत पे, ब्लॉक पे और जिला स्तर पे, जिला परिषद। ठीक है, वो सब मिला के सरकार बनाते हैं। ठीक है। तो इस राज्य की क्या परिभाषा है कि स्टेट, द स्टेट की क्या परिभाषा है, द स्टेट की, जैसे अपन बोलते हैं राज्य व्यवस्था करेगा, सरकार राज्य व्यवस्था करेगा, तो केंद्र की सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, प्राधिकारी का मतलब जो इंस्टीट्यूशन अपन जैसे देखते हैं और उनमें कार्यरत कर्मचारी, वो बनाते हैं द स्टेट, राज्य, है ना ये। ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 12। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 12, समझना है। फिर आर्टिकल 13, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13। ठीक है। तो आर्टिकल शब्द ध्यान रखना, धारा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सेक्शन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी लॉज है ना, उसमें वर्ड आता है सेक्शन, धारा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उनके लिए अपन अनुच्छेद वर्ड यूज करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है, राज्य, है ना। अब राज्य क्या है, राज्य ही है। ठीक है ना, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार, इस भाग का मतलब है भाग 3 द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त मतलब देने वाले, प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ठीक है ना, मतलब द स्टेट जो है ना, वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो इस मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ठीक है ना, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, है ना। और इस खंड के उल्लंघन मतलब अगर कोई मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में राज्य कोई कानून बनाता है, तो वो उस सीमा तक शून्य होगा जहां तक वो इस भाग 3 से टकराएगा। ठीक है ना, जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी विधि, उस सीमा तक वो विधि न्यून्य होगी, अमान्य होगी, शून्य होगी। ठीक है ना, ऐसे है। तो कहने का मतलब क्या है, सीधा सा बस सार ये है कि सरकार, राज्य जो है, कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जो कि मौलिक अधिकारों का संकुचन या न्यून्य करती हो। ठीक है ना, तो इसी को अपन बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, मतलब ये क्या है, बोलते तो नहीं है इसको, लेकिन इस यहाँ पे ये गर्भित है ये चीज। ठीक है ना, मतलब अब ये जैसे मान लो कोई संसद कानून बना देती है, तो फिर कोर्ट उसको जज करता है कि ये वाकई में भाग 3 को न्यून कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे अपन ने बोला था कि ये न्याय योग्य होते हैं मौलिक अधिकार, अगर इनका उल्लंघन हो या न्यूनीकरण हो तो कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो कोर्ट फिर देखता है कि उसकी मंशा क्या है, सरकार ने जो कानून बनाया है मौलिक अधिकारों को न्यून करने के लिए। तो इस अनुच्छेद 13 में गर्भित है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब जुडिशरी जो है वो उसका मूल्यांकन करती है जो राज्य ने कानून बनाया है ना, ऐसा कानून जो भाग 3 को शून्य या न्यून्य करता है। तो ये जब अपन जुडिशरी पढ़ेंगे ना भाग 5 में, तब और क्लियर होएगा। अभी आप इतना सा समझो, ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन जो शब्द है ना, ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये गर्भित है, इम्प्लाइड है किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 13 में। और इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि संसद द्वारा या राज्य द्वारा, भाई संसद राज्य के अंदर आती है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। और जैसे प्रत्येक राज्य की सरकार, जैसे 309 के तहत गवर्नर को शक्ति होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की। तो कहने का मतलब है कि राज्य कोई ऐसी
विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कोर्ट जो है संसद के प्रत्येक कानून के ऊपर नजर रखता है। तो सवाल यही आता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन अपने किस अनुच्छेद के अंदर गर्भित है, तो अनुच्छेद 13 में ये इम्प्लाइड है, गर्भित है, ऐसे अपन को ध्यान रखना। बाकी ये न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और ये न्यायिक पुनर्विलोकन का भी जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से लिया हुआ, यूएस से, डिक्सन वाद था वहां एक बड़ा फेमस। ओके, तो ऐसे ही ये बात है न्यायिक पुनर्विलोकन की अनुच्छेद 13 के अंदर वर्णित है। क्वेश्चन आता है न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ इम्प्लाइड है, कहाँ गर्भित है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 30। ओके, ये चीज है। अब अपन सबसे पहला मौलिक अधिकार देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ओके, काफी क्वेश्चन मिलेंगे अपने को इसके ऊपर, तो काफी इंटरेस्टिंग भी है, देखो आराम से सब समझ में आएगा। ओके, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब जैसे वर्ड है समानता, सब इक्वल है लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कहना, अभी देखते हैं कैसे इक्वल है। देखो अनुच्छेद 14 है ना, तो अपन ने देखा था कि समानता के अधिकार में कहां से कहां तक आते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसके अंदर ये अनुच्छेद आते हैं। तो जैसे आप गिनो 14, 15, 16, 17, 18, तो टोटल कितने अनुच्छेद हैं इसमें, टोटल 5 अनुच्छेद हैं 14 से 18 तक। ठीक है ना, 14 शामिल है इसलिए 5 हो जाते हैं। ओके, अब इसको अपन पढ़ते हैं क्या क्या इसके अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं विधि के समक्ष समानता। मतलब देखो ये क्या है, ये विधि के समक्ष समानता है ना, अभी इसके चक्कर में आप छोड़ो इसको। मतलब क्या है, छोड़ने का मतलब है ये यहां से बढ़, अब आप पढ़ो इसको। ठीक है ना, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, इसको बताता हूँ। अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की चर्चा करता है। ठीक है ना, ऐसे चर्चा करता है। इसको भी अपन अंडरलाइन कर देते हैं जिससे आपके एक समझ में आएगा। ये ठीक है, ठीक है ना, मतलब क्या है, अनुच्छेद 14 के तहत दो तरह की समानताओं का वर्णन है। क्या, कौन कौन सी दो तरह की समानताओं का वर्णन है, विधि के समक्ष है ना, बिफोर, और एक विधि का समान संरक्षण। ठीक है ना, विधि के समक्ष इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, कानून के समक्ष सब समान है। जैसे आपने देखा होगा कि कानून की, जैसे जो एक न्याय की जो मूर्ति होती है उसके हाथ में तराजू होता है और उसकी आंख पे पट्टी बंधी रहती है। कहने का मतलब कानून के सामने सभी समान है ना, हर आमो खास है ना। आमो खास मतलब आम व्यक्ति, और खास मतलब खास इंपॉर्टेंट। जैसे बोलते हैं ना ये आम रास्ता नहीं है, तो उसका मतलब होता है कि आम व्यक्ति इस रास्ते से नहीं गुजर सकता। ठीक है, जैसे मिलिट्री एरिया में अपन देखते हैं ये आम रास्ता नहीं है। ठीक है ना, जैसे उसको बोलते हैं कॉमन ट्रेसपासर नॉट अलाउड। ठीक है, ट्रेसपास नॉट अलाउड भी हो जाता है। तो आम, जबकि क्या है, लोकतंत्र में हर आमो खास बराबर होता है, ऐसे। ओके, तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। अब विधि का समान संरक्षण, इसको दो तीन बार बोलो इसको मनी मन। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सबके अधिकारों का संरक्षण होएगा। ठीक है ना, जिसकी जैसी परिस्थिति है ना उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। आप गरीब हो तो आपको गरीब की तरह व्यवहार करेंगे। आप राष्ट्रपति गवर्नर हो तो आपको उस हिसाब से अपन व्यवहार करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति गवर्नर आप हो तो आप अलग तरह का व्यवहार आपसे होगा परिस्थिति में। आप बिल्कुल गरीब हो तो आपसे अलग होएगा। आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो तो आपके लिए हमने अलग कानून बना दिया, जैसे टेरिटोरियल काउंसिल बनी हुई है, अपनी क्षेत्रीय परिषदें, ऐसे। तो वो है विधि का समान संरक्षण। अभी अपन देखते हैं दोनों के अंदर कंपेरेटिव अपन ने बना रखा है, आपको अच्छा समझ में आए उसी लिए क्या है। चलो देखते हैं इसको। पहले अपन देखते हैं विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, न्याय के सामने सभी समान है। ये इजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या है, सभी के साथ समान व्यवहार। ठीक है, दोहरी विधि प्रणाली, ड्यूअल लीगल सिस्टम प्रचलित नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि राजकुमार ने जैसे कोई काम कर दिया, गलत काम कर दिया, जैसे राजकुमार ने किसी की हत्या कर दी तो उसको सजा नहीं मिलती, जबकि वही हत्या किसी आम नागरिक ने कर दी तो गड़बड़ हो जाती थी, ऐसे, है ना। वो ड्यूअल सिस्टम होता था, ड्यूअल लीगल सिस्टम। तो अब ड्यूअल लीगल सिस्टम प्रचलित नहीं है। ठीक है, फिर विधि के समक्ष समानता क्या बोलती है अपने को, भेदभाव का अभाव, डिस्क्रिमिनेशन का भाव नहीं होगा, सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि लागू होगी।
और ये नकारात्मक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ नकारात्मक कैसे? क्योंकि राज्य व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान नहीं करेगा, है ना, मतलब पृथक पृथक व्यक्तियों के लिए पृथक पृथक सुविधा प्रदान नहीं करेगा। तो यह इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। सभी के साथ समान व्यवहार करना, वो न्याय की जो मूर्ति है ना, उसने पट्टी बांध रखी है, वो सबको एक नजर से देखती है। तो ये तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब अपन पढ़ते हैं विधि का समान संरक्षण, ठीक है ना, विधि का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, अब इसमें क्या है, पहले एक बार जैसे इसको देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां से पढ़ते हैं, ठीक है ना, विधि का कैंसिल, विधि का समान संरक्षण, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार पृथक पृथक व्यवहार, जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी किसी व्यक्ति की तो उसके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। जबकि यहां अपन ने देखा था कि समान व्यवहार, और यहां अपन देख रहे हैं पृथक व्यवहार, ठीक है ना। भेदभाव किया जाएगा विधि के समान संरक्षण में, विभिन्न समूह में व्यक्तियों के लिए पृथक पृथक विधियों का प्रयोग होएगा। यह सकारात्मक है विधि का समान संरक्षण, क्योंकि वंचित वर्गों का राज्य के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा। मतलब वंचित वर्गों को है ये ना, को पढ़ लो इसको, वंचित वर्गों को राज्य के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा। अब जैसे अब इसमें अपन उदाहरण देखते हैं, उससे और आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो क्या क्या उदाहरण है इसके। देखो क्या है, राष्ट्रपति का पढ़ते हैं, अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा किए गए किसी कृत्य के लिए उसे किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता, है ना। राष्ट्रपति या राज्यपाल जब काम कर रहे हैं तो फिर वो अलग लॉ से वो गवर्न है, ठीक है ना। पद पे बैठे हुए अगर कोई वो काम कर रहे हैं, किसी विधेयक अध्यादेश लिया है या कुछ लिया है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती, ठीक है ना। मतलब उनको महाभियोग से अपन हटा देंगे, उसके बाद उनके ऊपर प्रक्रिया चालू होगी। यह इसलिए किया गया जिससे कि गरिमापूर्ण एक वो माहौल, गरिमापूर्ण एक स्थिति बनी रहे अपने राष्ट्रपति की। मतलब राष्ट्रपति को जेल हो जाए तो देखो बड़ी एक मतलब गरिमापूर्ण स्थिति वो नहीं रहेगी। तो पहले उनको हटा दिया जाए पद से, और फिर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो की जाए। ओके, ऐसा है। तो अब देखो पृथक व्यवहार हो गया ना, राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति तब तक उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन जब वो आम नागरिक बन गया तो हो गया अलग। तो पृथक पृथक स्थितियों में पृथक पृथक व्यवहार उससे किया जाएगा। फिर क्या है, विदेशी राज्यों के अध्यक्षों और राजदूतों के विरुद्ध भारतीय विधि के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है ना। राजदूत और अध्यक्ष मतलब ये कॉमनवेल्थ के जैसे जो होते हैं उन्हें अपन अध्यक्ष बोल देते हैं। जो ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटेन कभी उपनिवेश रहे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में होते हैं उनको अपन अध्यक्ष बोल देते हैं, उच्चायुक्त, ठीक है ना। और राजदूत वो जो राष्ट्रमंडल सदस्य नहीं होते। राष्ट्रमंडल का मतलब है, कॉमनवेल्थ का मतलब वो ऐसे देश जो ब्रिटेन के कभी उपनिवेश रहे हुए हैं, कॉलोनी रहे हुए हैं पास्ट के अंदर, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, है ना। वियतनाम मतलब दक्षिणी वियतनाम, ये फ्रांस था वैसे मेन, तो ब्रिटेन का इतना नहीं था वियतनाम में, तो डच और फ्रांस का था, है ना। तो ऐसे इनको अपन बोलते हैं अपन अध्यक्ष और राजदूत। तो ये क्या है, भारतीय विधि से गवर्न नहीं होते। जैसे मैं आपको बताऊं, अपने नेपाल में जब भूकंप आया था तो कुछ नेपाली जैसे गर्ल्स भाग के अपने इंडिया में जैसे आई, तो सऊदी अरब के जो अपने राजदूत थे ना इंडिया में, उस राजदूत के ऊपर जैसे यौन शोषण का आरोप एक नेपाली लड़की ने लगाया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था कि उनको अपन अरेस्ट नहीं कर पाए थे राजदूत को यहाँ, और वो कानून का फायदा उठा के सऊदी अरब भाग गए थे, जबकि उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, है ना। तो ये क्या होता है, ये देश के अंदर देश है, ठीक है। क्योंकि जैसे अपने जो चाणक्यपुरी में जितने भी जैसे अपन जैसे देखते हैं एम्बेसी हैं, तो वो भारत के अंदर एक देश है अमेरिका अपने आप में। अब जैसे अमेरिकन एम्बेसी है, वहाँ पे इंडियन लॉ लागू नहीं होता है। आज अमेरिकन एम्बेसी में कोई मर्डर हो जाता है तो उस पर सीआरपीसी काउंट नहीं लगेगा, सीआरपीसी अमेरिकन लॉ लगेगा उस मर्डर के ऊपर, ऐसे, क्योंकि वो देश के अंदर देश है। सभी उच्चायुक्त और राजदूत, ठीक है। ये है बिंदु सकारात्मक विभेद के। और फिर एक अपन ने जैसे देखा आरक्षण, तो आरक्षण में देखो हर के साथ अलग अलग भेदभाव है, ठीक है। एससी के साथ अलग है, एसटी के साथ अलग, ओबीसी के साथ अलग, ठीक है, और जनरल के साथ अलग। तो वो सारा अपन जैसे देखते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रावधान सबके लिए किए गए हैं।
ओके, तो अब आपको कुछ आया समझ में कि विधि का समान संरक्षण क्या है। विधि का समान संरक्षण क्या है? परिस्थितियों के अनुसार पृथक पृथक व्यवहार ही विधि का समान संरक्षण है। और विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के साथ समान व्यवहार, ठीक है। ऐसे तो अपना जैसे जो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 वो दो तरह की समानताओं की बात करता है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। दोनों तरह के अपने इंडिया के अंदर वैलिड है समय और काल के हिसाब से। अब देखेंगे अपन आगे। अब देखो बताऊं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये दोनों इंडिया में कैसे चलते हैं साथ साथ। सभी के साथ समान व्यवहार लिखा हुआ ना है, तो जैसे मान लो कि अ, जैसे आरक्षण में, जैसे अपन जैसे आरक्षण में एक समुदाय विशेष जैसे आप ले लो, जैसे एससी वर्ग, ठीक है। तो एससी वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं उन वो सभी जैसे जो है वो विधि के समक्ष समानता से वो काउंट होंगे, ठीक है। उन सभी पे एक जैसे मान लो कोई कानून है वो कानून लागू होगा, कोई मेरिट का कानून है तो वो मेरिट की फीचर लागू होंगे। एसटी पे सारे वो एसटी के होंगे। ओबीसी पे जैसे मान लो क्रीमी लेयर का कानून लगता है तो सभी उस क्रीमी लेयर कानून से बंधे हुए हैं, कोई उनमें डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया में लागू हो गया ना विधि के समक्ष समानता। अब इंडिया में इसी एग्जाम्पल में देखो कैसे विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। एससी के लिए अपन ने अलग पैमाना, एसटी के लिए अलग, ठीक है ना। जैसे एसटी की किसी का समुदाय को एसटी का घोषणा करना है, घोषित करना है, तो उसके पैरामीटर हैं अलग से 5, ठीक है। फिर क्या है, ओबीसी के अंदर आना तो ओबीसी के पैरामीटर हैं अलग, ठीक है। तो अपन ने देखा कि अपने पॉपुलेशन के अलग अलग क्लस्टर बना दिए, समझ रहे हो, और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग सबसे पृथक पृथक व्यवहार होता है। तो ऐसे अपन को देखना है कि इंडिया में विधि के समक्ष समानता भी है और विधि का समान संरक्षण भी है, ठीक है। कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है यार, एक दो बार ठंडे दिमाग से पढ़ो सब आएगा समझ में। ओके, चलो आओ फिर अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 15। ये तो अपन ने अनुच्छेद देखा, विधि के समक्ष समानता, और ये देखो अभी अनुच्छेद 14 में अपन ने देखा विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 14 में अपन ने देखा। अब आ जाओ अनुच्छेद 15, अपन जैसे देखते हैं क्या आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, इसमें 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 और 5, सॉरी तो डॉट बड़े बन गए, आओ, ठीक है ना। 5 चीजें क्या है, 1 2 3 4 और 5 क्या है, धर्म, ठीक है ना, मूल मतलब मूल वंश, इसको नस्ल भी बोलते थे, धर्म मूल वंश, है ना। मूल और स्लैश लगा के इसको वंश यूं पढ़ते हैं, मूल या वंश, ठीक है ना। दोनों एक ही वर्ड है, ये मूल या वंश, नस्ल वो भी आ जाता है ना। धर्म मूल वंश, इसको मैं आपको यहाँ ऐसे यूं कर देता हूँ। ये पढ़ लो इसको, है ना। तो ये क्या, धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है ना। टोटल 5 चीजें, इनका सीक्वेंस याद रखना है, ये आते हैं, समझ लो। धर्म मतलब रिलीजन, मूल वंश मतलब रेस, जाति मतलब कास्ट, लिंग सेक्स, और जन्म स्थान मतलब प्लेस ऑफ बर्थ डोमिसाइल, ठीक है। ये 5, इन 5 के आधार पर धर्म मूल जाति लिंग जन्म, है ना। धर्म मूल जाति लिंग जन्म, ठीक है। जाति लिंग जन्म तीनों ये जलज है, जाति लिंग जन्म और धम, है ना। धम अशोक का धम, धर्म मूल मत धम में आ रहा है, जैसे धर्म में से मूल, ठीक है ना। फिर जाति लिंग और जन्म के स्थान, मतलब ये टोटल 5 पैरामीटर हैं। ये आता है निम्न में से किसके आधार पर भेदभाव संविधान के तहत या मौलिक अधिकारों के तहत निषेध है, तो याद रखना है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, राज्य के द्वारा धर्म मूल वंश, है ना, ये वैसे स्लैश इसमें लगा लो मूल वंश में, ये मूल मूल वंश चाहिए, मूल वंश जाति लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक, है ना। पहले ये आरक्षण जो था वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है ना। लेकिन
इसमें आर्थिक और जोड़ दिया गया कब? 103वां संविधान संशोधन 2019 में मोदी सरकार द्वारा, है ना। मतलब ये तीन, अब भारत, मतलब ये देखो क्या है, ये वो चीज है कि भारत में आरक्षण किस आधार पे दिया जाता है वर्तमान में? तीन आधार हैं। तीन आधार कौन कौन से हैं? सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक, मतलब सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक लास्ट में जोड़ा है, ठीक है ना, 2019 में 100वें संविधान, 103वें संविधान संशोधन से। और सामाजिक और आर्थिक तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे, है ना। इन तीन दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है, ठीक है ना। तो इस आधार पे, इन तीन आधार पे किसी वर्ग की उन्नति, मतलब सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, किसी वर्ग की उन्नति या एससी या एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सकारात्मक विभेद, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भेद नहीं किया जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अपन सकारात्मक विभेद कर सकते हैं कि एससी एसटी या किसी वर्ग विशेष की उन्नति के लिए अपन सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेद, ठीक है। ये याद रखना अपने को, सकारात्मक विभेद। ओके, ये सकारात्मक विभेद जो वर्ड है मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा अपने नोट्स में भी ये वर्ड ऐड हो जाएगा। सकारात्मक विभेद, सकारात्मक विभेद, सकारात्मक विभेद, ठीक है ना। इसको अपन इंग्लिश में बता देते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। एक सेकेंड, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये हो गया, ठीक है। तो सकारात्मक विभेद ये होता है। ओके ओके, फिर आगे अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 ये बोलता है कि लोक नियोजन, ठीक है ना, लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, समता या समानता एक ही चीज है। क्या है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब है ना, वो सभी के लिए इक्वली रूप से अवेलेबल होंगे। लेकिन क्या? लेकिन सरकार पिछड़े हुए नागरिकों कि किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण कर सकती है। मतलब राज्य को ये लगता है कि कोई एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व जो है लोक सेवाओं में या राज्य सेवाओं में वो कम है, तो उसके लिए वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आरक्षण दे सकती है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 16 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अनुच्छेद 15 में तो क्या है, सिर्फ रिजर्वेशन की बात है, ठीक है। और अपन जैसे देखते हैं अनुच्छेद 16 में जैसे जो है वो सरकारी नौकरियों या लोक नियोजन में रिजर्वेशन की बात है, ऐसे ये चीज है। वो यहाँ भी वही सकारात्मक विभेद वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। ऐसे है ये। तो अनुच्छेद 15 और 16, इसमें सकारात्मक विभेद, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अपन को याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का नकारात्मक विभेद नहीं है। नकारात्मक विभेद कब होगा? जब अपन इस आधार पर भेद करेंगे तो वो नकारात्मक विभेद नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म, है ना, इनके आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो उसको अपन नकारात्मक विभेद, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ओके, फिर अपन आओ नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हो गया। अनुच्छेद 17 अपन देखते हैं, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 है ना, अस्पृश्यता। अब देखो ये याद कैसे रखना है, अनुच्छेद 7 अपन कैसे बनाते हैं? ऐसे, ओह सॉरी थोड़ा छोटा बनाता हूँ। 7 अपन कैसे बनाते हैं? 7 अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो ये देखो ये अपने आप में डिस्टेंस हो गया ना, जैसे अभी कोरोना में डिस्टेंस ऐसे ऐसे 7 का डिस्टेंस हो गया ऐसे, कोरोना में ऐसे। तो ये 7 की जो ऊपर वाली छत है ये अपने आप में डिस्टेंस बना देती है। तो अस्पृश्यता ये इसलिए बता रहा हूँ, ये आर्टिकल आएंगे, है कि नहीं। 14 से 18 जैसे जो है ना सारे आर्टिकल ये आएंगे। 14 के अपन ने 2 तरह के अंदर देखी, 15 के अपन ने सकारात्मक विभेद, मतलब जाति, जैसे उसमें अपन ने देखा कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं, 15 में जैसे देखा। 16 में जैसे अपन ने देखा लोक नियोजन। 17 में अपन देख रहे हैं क्या? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी क्या था? जैसे
जैसे यूं बोला जाता है कि ये नीची जाति का इसे छुओ मत, जैसे अपने चकवाड़ा हुआ फाकी के अंदर, ठीक है ना, तो वो छुआछूत की जो थी एक परंपरा, ठीक है, वो जो अपन एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें जो अल बरूनी ने, सॉरी अल बरूनी ने भी किया ये, लेकिन उससे पहले जैसे मैगजीन्स ने लिखा है उसके बारे में, चाणक्य ने लिखा है, फिर अल बरूनी तो नो डाउट 12वीं शताब्दी में लिखा ही है, किताब हिंद या तहकीक हिंद में, किताबुल हिंद, ठीक है। तो ये है अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17, हिंदू समाज की जाति व्यवस्था, ठीक है ना, जो वर्ण व्यवस्था थी वो के अंतर्गत प्राप्त छुआछूत की बुराई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1955, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 में अस्पृश्यता अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, है ना, अनटचेबिलिटी प्रोविजन अधिनियम बनाया, जिससे छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया, ठीक है ना। तो आज छुआछूत की जो प्रथा है वो लीगली बैंड है, किस कानून के तहत, एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 के तहत ये कानून बनाया गया। ओके, तो अनुच्छेद 17 छोटा ही था, इसमें कोई ज्यादा नहीं था। ओके, फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत, ओ सॉरी, अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत, उपाधि, टाइटल्स, 18 टाइटल, उपाधियों का अंत, ठीक है ना, उपाधि, उपाधियों का अंत, उपाधियां, टाइटल्स, टाइटल नहीं देंगे। तो देखो ये टाइटल कैसे याद रहेगा? महाराजा धीराज, है ना, तो ये 8 8 हो गया ना, तो ये टाइटल्स हुआ करते, महाराजा धीराज परम भट्टारकर, है कि नहीं, जैसे अपन जैसे देखते हैं प्राचीन जो अपने थे राजा महाराजा, उनके टाइटल्स, है ना, महाराजा धीराज परम भट्टारकर, है कि नहीं, वैसे। तो वो ये टाइटल्स आज अपन नहीं लगा सकते, आज जैसे अपन देखते हैं तो महाराजा धीराज जी कोई नहीं लगा सकता। अब देखो क्या है, थोड़ा सा इसमें देखो, है ना, सेना या विद्या संबंधी, सेना का तो जैसे क्या है, जैसे गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं सेना के अंदर, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, है ना, वो सेना में। और विधा में जैसे मिलते हैं पद्म विभूषण, भूषण श्री, वीबीएस है ना, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, फिर भूषण और पद्मश्री, वीबीएस, ठीक है, ऐसे। तो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, है ना, इनके सिवाय, ठीक है ना, इनको हटा दो, कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, मतलब राज्य द्वारा ये उपाधि प्रदान की जाती है, या तो सैन्य मेडल, जैसे सेना में और भी मिलते हैं, जैसे पीवीएसएस मिलते हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे 26 जनवरी की परेड में जैसे आप देखो बोला जाता है पीवीएसएस, ऐसे ऐसे, वीएसएस विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे, ठीक है ना। तो इन दोनों के अलावा राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे आज ये नहीं हो सकता कि राज्य उपाधि प्रदान कर दे महाराज धीराज की किसी को भी, नहीं हो सकता। फिर क्या है, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे मान लो आज शाहरुख खान को लीजन ऑफ ऑनर मिलता है फ्रांस की तरफ से, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान, तो वो किसकी आज्ञा से मिलेगा? पहले भारत की राष्ट्रपति की आज्ञा से, ऐसे। फिर क्या, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण श्री एवं सेवा, मतलब सैन्य सेवा द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या, जनता पार्टी की सरकार जो मुरारजी देसाई के नेतृत्व में आई, इसमें लिख लो मुरारजी देसाई, मुरारजी देसाई गुजरात से बिलोंग करते थे, मूत्र सोपान वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। जनता पार्टी की सरकार बनने पर जुलाई 77 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अलंकरण जैसे विभूषण, वीबीएस आदि बंद कर दिए, ठीक है ना, जनता पार्टी सरकार ने, क्योंकि उनका यूं मानना था कि जैसे इन पद विभूषणों से एक अलग ही कैडर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अपने नाम के आगे लगाते, जैसे अपन जैसे यूं लगाते हैं कि जैसे पद विभूषण, है ना, जैसे आपने पंडित विश्वमोहन भट्ट, जैसे पद्म पद्म भूषण, पद विश्वमोहन भट्ट, है कि नहीं, तो उनको लगा कि ऐसे ये मजा नहीं आ रहा, वही सामंतवादी सोच वापस आ रही है, तो मोरारजी देसाई ने खत्म कर दिया। लेकिन फिर जब कांग्रेस वापस आई, इंदिरा गांधी वापस आई 80 में, तो 1980 में पूरे कांग्रेस कांग्रेस ये वो इंदिरा गांधी, ठीक है ना, पुनः कांग्रेस का शासन आने पर यह अलंकरण वापस दिए जाने लगे। तो सवाल प्यारे यही है, किसने खत्म कर दिए थे? मोरारजी देसाई ने, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत ये आज अपन जैसे ये सेवा मेडल विद्या या सैन्य अधिकारियों को देते हैं? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 18, ठीक है। तो ऐसे अपन ने जैसे देखा, क्या देखा अपन ने? पहला मौलिक अधिकार अपन ने देखा,
ठीक है ना। ये पहला मौलिक अधिकार अपन ने देखा जो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये 14 से 18 तक तो है, लेकिन अपन को एक एक एग्जैक्ट वर्ड इसका याद रखना है। तो इसके लिए जैसे जो माइक्रो वाली फाइल मैंने आपको दे रखे हैं माइक्रो नोट्स, वो आप जैसे देखो और उसके अंदर उसको पढ़ो और फिर मुझे बताओ। ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर ये था। अब अपन जैसे नेक्स्ट देखते हैं अगला मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 19 से गवर्न होता है। तो ये 19 से 22 तक ये जाएगा। कहां से कहां तक जाएगा? 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक ये जाएगा। ओके। ठीक। तो अपन देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार।